एजुकेशनल ग्रुप पे, और हम लोग अभी अध्ययन कर रहे थे पोषक तत्व का एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है वसा, फैट। तो हम लोग फैट में कुछ आयामों पर बात कर चुके हैं। अब जो हमारा अगला आयाम है वो होता है वसा के प्रकार। हम लोग पिछले क्लास में वसा के बारे में बात की कि वसा क्या है, वसा के अनिवार्य तत्व क्या है, वसा जनरली वसा का मतलब प्रॉपरली वसा बनता कैसे है, जैसे ग्लिसरॉल और वसीयम को मिला दे तो फिर वसा का निर्माण होता है, और इससे जो इंपॉर्टेंट वसा के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, वसा कौन कौन सा कार्य करते हैं उसके बारे में अध्ययन किए हैं। और यहाँ से अगर आप उस पार्ट को नहीं देखें तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल जरूर बनता है, जैसे वसा कितना एनर्जी देती है, वसा का मुख्य कार्य क्या है। हम लोग सभी आयाम पर बात कर चुके हैं और इस पार्ट में हमें देखना है वसा के प्रकार कौन कौन से और उससे जो सवाल आते हैं उस पर। तो चलिए हम लोग अगला पार्ट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है वसा के प्रकार। वसा के प्रकार, ठीक है। अब समझना इसे टाइप्स ऑफ फैट क्या है, वसा के प्रकार को अगर देखें तो वसा के प्रकार पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री की आवश्यकता पड़ती है, और केमिस्ट्री में याद रखना है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे अगर कंपाउंड की बात करें तो केमिस्ट्री में कंपाउंड को दो भाग में बांटा गया है। मुख्य रूप से कंपाउंड को कितने भाग में, दो भाग में बांटा गया है। एक भाग जिसे कहते हैं, याद रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक कंपाउंड जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के और किसी धातु के कार्बोनेट को छोड़ के, किसी धातु के कार्बोनेट में भी कार्बन होता है लेकिन वह कार्बनिक यौगिक नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना है कार्बनिक यौगिक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन उपस्थित हो, जिसमें कार्बन हो, सारे कार्बनिक यौगिक है, और जिसमें कार्बन नहीं हो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात अकार्बनिक यौगिक है। चलिए इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ ठीक से कि कार्बनिक यौगिक है, इसके भी याद रखना है दो प्रकार होते हैं, और एक प्रकार का हम लोग नहीं बात करते हैं। कार्बनिक यौगिक में एक विशेष प्रकार होता है जिसे कार्बन के साथ मुख्य रूप से सिर्फ हाइड्रोजन हो, कार्बन के साथ मुख्य रूप से सिर्फ हाइड्रोजन हो, उसे हम कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट होते हैं जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। याद रखना है हाइड्रोकार्बन। अगर हिंदी में देखें तो याद रखना इसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, देखिए जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन और क्या हो, कार्बन हो। जैसे तमाम एग्जांपल हमारे साथ है, जैसे CH4, जैसे C2H6। आपको कुछ देखना नहीं, बस ये देखिए कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन है। तो कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन हो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रो और कार्बन, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन अगर बात करें तो यहाँ से ध्यान रखना इस बात को, ये बेसिक है हमारा। तो केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट होंगे उनको भली बातें समझ में आ रही होगी। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो बहुत बातें समझ में नहीं आए तो बिल्कुल इस पर गौर कीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, बस यही होना चाहिए। तो देखिए जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसे देखिए CH4, तो CH4 क्या है, तो CH4 याद रखना ये भी हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद बात करें C2H4, ये भी हाइड्रोकार्बन। उसके बाद बात करें C3H4, ये भी हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर आप ठीक से देखिए तो देखिए ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड, हम लोग बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि बायोलॉजी का पार्ट है, जब केमिस्ट्री का पार्ट आएगा तो उस पर बात करेंगे। अभी याद रखना है CH4 में अगर आप इसका बॉन्ड बनाएगा तो सारे के सारे, जैसे याद रखिए C2H6 रख लीजिए, C2H6, तो इसमें कार्बन 2 है और इसके बीच बॉन्ड जो होगा सिंगल बॉन्ड होगा। अगर इसे देखिएगा तो इसमें देखिए याद रखिए कार्बन 2 होगा लेकिन इसके बीच डबल बॉन्ड होगा। इसमें अगर देखिए तो कार्बन 3 होगा, याद रखना है, लेकिन एक कार्बन, दो कार्बन के बीच कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा और कहीं सिंगल बॉन्ड होगा। मुझे बहुत गौर नहीं करना है, मैं बस इतना देखना है कि देखिए इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। जिस कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो उसे अनसेचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड कहते हैं, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त। असंतृप्त किसे कहते हैं, जो आदमी बेचैन हो, जो हमेशा परिवर्तन चाहता हो, परिवर्तन चाहता हो। जैसे समझिए एक आदमी नॉर्मल है, एक एकदम ब्रह्मचारी है, साधु है, तो साधु याद रखना अस्थायी हो जाता है, सन्यासी एकदम अस्थायी हो जाता है, तो वह संतृप्त है। और जो हर मिनट परिवर्तन चाहता है, हर मिनट 4 मिनट उधर देख रहा है, 4 मिनट उधर देख रहा है, 8 मिनट आगे देख रहा है, तो वैसा आदमी हमेशा परिवर्तन, देखिए लगातार परिवर्तन कर रहा है, उसे संतृप्त कहते हैं। जो परिवर्तन चाहता है, जिसमें परिवर्तन, याद रखें, जो परिवर्तन चाहता है उसे असंतृप्त कहते हैं। जो परिवर्तन नहीं चाहता है, जो तृप्त हो चुका है, उसे संतृप्त कहते हैं। अब समझिए परिवर्तन किसमें किया जा सकता है। देखिए परिवर्तन होता है, याद रखें, इसमें अगर परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन होता है रिड्यूस से, कमने से। देखिए तो इसको, इसके माइनस को हम हटा के, एक बॉन्ड को हम हटा के और इसमें परिवर्तन ला के हम संतृप्त बना सकते हैं।
इसमें देखिए इसके दो बॉन्ड को हटा के हम इसे संतृप्त बना सकते हैं। मतलब फाइनली बात ये है कि इसको संतृप्त बना सकते हैं, इसको संतृप्त बना सकते हैं। संतृप्त किसको बना सकते हैं? जो असंतृप्त हो पहले से। तो याद रखना ये जो आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों असंतृप्त बॉन्ड होते हैं, असंतृप्त। मैंने क्या कहा है, सिंपल बात है। असंतृप्त किसे कहते हैं? जो परिवर्तन चाहता हो, जो परिवर्तन करना चाहता हो, उसे असंतृप्त कहते हैं, याद रखिए। और संतृप्त किसे कहते हैं? देखिए एक छोटा बच्चा है, उसको कहीं मन कर जलेबी खाने का, जलेबी खाए, कभी कभी रसगुल्ला खा ले, कभी कुछ भी खा ले, तो उसको अलग अलग टाइप से कुछ खाने का मन करे, परिवर्तन चाह रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति एक मतलब परेशान है एसिडिटी से और कुछ नहीं खाना चाह रहा है, मतलब सत्तू दे दो थोड़ा सा पी के शांत हो जाऊंगा। बूढ़ा व्यक्ति परिवर्तन नहीं चाह रहा है, वो एक ही टाइप से जिंदगी जीना चाह रहा है। वो क्या है? संतृप्त, अपने जीवन में तृप्त हो चुका है, संतृप्त हो चुका है। छोटा बच्चा परिवर्तन चाह रहा है, तो परिवर्तन चाहता है, उसे असंतृप्त कहते हैं। देखिए ना, जो तृप्त ना हो, जो संतृप्त ना हो, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त कहते हैं। और असंतृप्त की पहचान यहाँ कैसे करेंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। और जिसमें सिंगल बॉन्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतृप्त। ये बात याद रखना है। अब इसी से याद रखिए, सोचिए, जिससे याद रखिए संतृप्त हाइड्रो का कार्बन कार्बन है, और आपको पता होगा फैट जो है वो कार्बनिक यौगिक है। फैट क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक में याद रखना ये बातें, अगर ध्यान से देखिए, जो संतृप्त से वसा बना हो उसे हम संतृप्त वसा कहते हैं, और जिस वसा का निर्माण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हो उसे हम असंतृप्त वसा कहते हैं। दोनों वसा ही है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि वसा के दो प्रकार, एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। तो देखिए यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि वसा के जो प्रकार है, वसा के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार को हम कहते हैं संतृप्त वसा, और एक वसा को कहते हैं असंतृप्त वसा। चीजें ठीक है? अब देखिए हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। आपको इतना बातें समझ में आ चुका है कि संतृप्त वसा में याद रखना सिंगल बॉन्ड होगा, और असंतृप्त वसा में या तो डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। संतृप्त वसा को अंग्रेजी में कहते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड फैट। और असंतृप्त वसा को कहते हैं अनसेचुरेटेड फैट। देखिए अनसेचुरेटेड फैट। देखिए ठीक से, अगर आपसे पूछे कि वसा कितने प्रकार, तो वसा के दो प्रकार, एक संतृप्त वसा सेचुरेटेड फैट, दूसरा असंतृप्त वसा अनसेचुरेटेड फैट। आप ये समझ में कि संतृप्त वसा में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और असंतृप्त वसा में या तो डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। इतना बात आप समझ चुके हैं। एक देखा गया प्रयोग से एक चीज को समझते हैं, इस बात को हम समझते हैं। अब याद रखना, देखिए यहाँ से याद रखना है कि संतृप्त वसा क्या है? सेचुरेटेड। और सेचुरेटेड, अब याद रखिए सेचुरेटेड एस से शुरू होता है। यहाँ से ट्रिकली याद रखना है कि जो संतृप्त वसा होंगे उसके जब उसके भौतिक गुणों को देखा गया तो ये ठोस अवस्था में होते हैं। ऐसे याद रखना है हमें। देखिए सेचुरेटेड, सेचुरेटेड से याद रखना है सॉलिड। अच्छा, ये बात कितने टेम्परेचर पर देखा गया? तो टेम्परेचर है 25 डिग्री से, रूम टेम्परेचर के आधार पर। तो 25 डिग्री सी पे देखा गया, 25 डिग्री सी पे देखा गया। रूम टेम्परेचर याद रखना है 25 से 28 डिग्री सी रूम का टेम्परेचर होता है, जिस पर हम लोग आराम से रह सकते हैं। उसे कहा जाता है रूम टेम्परेचर, कमरे का ताप। तो रूम टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सी पर जब देखा गया फाइनली, तो देखा गया कि संतृप्त वसा जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं? देखिए एस से क्या याद रखना? सॉलिड। तो संतृप्त वसा जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, और असंतृप्त वसा है, देखिए अंश, मतलब देखिए एस से याद रखना है सॉलिड स्टेट, और अंश याद रखना है अनसोलिड। अनसोलिड किसे कहते हैं? द्रव को, क्योंकि वसा कभी गैस होगा नहीं, या तो ठोस होगा नहीं तो द्रव होगा। तो यहां से याद रखना है अनसोलिड, मतलब असंतृप्त वसा होगी किस अवस्था में होगी? द्रव अवस्था में। और ये कौन सी अवस्था में होगी? ठोस अवस्था में। यहां से सवाल बन जाता है लिक्विड स्टेट। अब एक बात यहां से समझिए, असंतृप्त वसा द्रव अवस्था में, संतृप्त वसा ठोस अवस्था में। अगर आपसे पूछा जाए, समझिए, इसी जो द्रव अवस्था में इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे कहते हैं तेल। तो कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है कि तेल कैसी वसा है? तो तेल असंतृप्त वसा, ये बात याद रखना है। और मतलब याद रखिए डालडा, ये सब चीजें अगर पूछे, जैसे अगर आपसे पूछे, जैसे समझना इस बात को, जो ठोस अवस्था में, जैसे नारियल का तेल, तो नारियल का तेल ठोस अवस्था में होती है, या फिर तार का तेल,
मतलब ताड़ का तेल, प्लम ऑयल या फिर नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, ये किस रूप में संतृप्त वसा का उदाहरण है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे कैसे, समझिए इस बात को। अगर आपसे पूछे, जैसे याद रखना है असंतृप्त वसा किससे प्राप्त होती है, तो असंतृप्त वसा जो है किससे प्राप्त होगी, तो असंतृप्त वसा याद रखना है, यहाँ से देखिए अनसेचुरेटेड। अगर इसका प्राप्त करने का तरीका याद रखना तो आप यूपी याद रख सकते हैं। अनसेचुरेटेड जो फैट होगा वो प्राप्त होगा, ये देखिए यूपी। मैं ये चीजें इसलिए बताता हूँ कि आप कंफ्यूज ना करें, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे उन चीजों को समझ पाए। तो अनसेचुरेटेड जो फैट होगा कहां से प्राप्त होगा, पी से याद रखना प्लांट। तो जितने भी अनसेचुरेटेड फैट हो क्या कहां से प्राप्त होगा, तो प्लांट से। इन चीजों को याद रखिए ऐसे, अनसेचुरेटेड फैट कहां से प्राप्त होता है, प्लांट से। समझे इस बात को। अगर आपसे पूछे, चीजें को कंफ्यूजन नहीं होना, चीजें मैं भी क्लियर करूंगा जो कंफ्यूजन हो सकते हैं यहाँ से। संतृप्त वसा कहां से प्राप्त होगा, संतृप्त वसा प्राप्त होगा एनिमल से। चीजें ठीक है। अगर आपसे पूछे कि संतृप्त वसा कहां से प्राप्त होता है, एनिमल से, मतलब मछली का तेल क्या होगा, तो मछली का तेल संतृप्त वसा होगा। मछली में जो फैट है वो संतृप्त वसा होगा। उसका याद रखना, अगर पूछे तो मछली में याद रखिए सॉलिड स्टेट में फैट उपलब्ध होता है। अगर किसी प्रकार की मीट वगैरह में पूछे, मीट वगैरह, मीट, तो मीट देखिए एनिमल, एनिमल से जितने फैट प्राप्त होंगे किस रूप में होंगे, तो सेचुरेटेड फैट होगा, और याद रखना है सॉलिड स्टेट में होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो सुअर का जो याद रखना फैट है, सुअर का फैट बहुत काम करता है, कई प्रकार के स्किन डिजीज में काम करता है जनरली। हालांकि धार्मिक मान्यता नहीं खाना चाहिए चीजें, लेकिन समझिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है बीमारी में। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर में बहुत यूजफुल है सुअर का जो बोलते हैं फैट। तो एनिमल है तो एनिमल का फैट क्या होगा, सेचुरेटेड फैट होगा। अब यहाँ से क्या समझना है चीजों को, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जब मैंने एनिमल लिख दिया तो जितने भी एनिमल आएंगे सारे हो जाएंगे इधर। अगर इधर बात करें प्लांट की बात करें तो प्लांट में, अब देखिए एक बात समझना है, मैंने क्या कहा, कोकोनट ऑयल, और याद रखना है पाम ऑयल, मतलब तार का, मतलब जो तार का पेड़ होता है उसका तेल, और कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल। ये दोनों याद रखना है कि प्लांट से निकलने के बावजूद भी आपको याद रखना है संतृप्त वसा में। क्यों याद रखना है, क्योंकि मैंने कहा क्या कहा, संतृप्त वसा सॉलिड स्टेट में होते हैं, और रूम टेम्परेचर पर जब आप 25 डिग्री से याद रखना है, इसके रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री तक टेम्परेचर तक अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो नारियल का तेल जम के सॉलिड हो जाता है, या फिर ताड़ का तेल अगर छोड़ देते हैं तो जम के सॉलिड हो जाएगा। तो जो सॉलिड स्टेट में उसे क्या कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। और जब उसका स्ट्रक्चर देखेगा तो ताड़ के तेल और नारियल के तेल में भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसी आधार पर कहा गया कि नारियल के तेल और ताड़ के तेल को होंगे संतृप्त वसा होंगे, अपवाद में याद रखना है आपको। तो याद रखना है एनिमल के साथ और क्या याद रखना है, नारियल का तेल, नारियल का तेल, और क्या याद रखना है, तो याद रखना है ताड़ का तेल। ये बात हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्लांट में याद रखना है, प्लांट में जनरली, अच्छा एक बार बता दो, एनिमल से जो फैट प्राप्त होते हैं उसे ही कोलेस्ट्रॉल कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल, इस पर हम लोग एक क्लास में बात करेंगे जनरली, जब हम हार्ट अटैक बात करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे किसी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, किस फेज में हार्ट अटैक हो सकता है, इस पर बात करेंगे। यहाँ हम लोग वैसा पर एक समझ बनाते हैं फिलहाल, और जो यहाँ से सवाल बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे, बाकी से रिलेशन जो होगा हम लोग डिजीज में देखेंगे। इतना बात कंप्लीट है। अब प्लांट से जो याद रखें, प्लांट से जनरली जो प्राप्त होते वसा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। चूंकि प्लांट से प्राप्त है इसलिए इसे कहा जाता है वनस्पति तेल। और आपको याद रखना है कि नारियल का तेल छोड़ दीजिए, तो नारियल के तेल को छोड़ने के बाद नारियल का तेल और ताड़ के तेल छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने वनस्पति से प्राप्त है सारे के सारे को क्या कहते हैं, असंतृप्त वसा कहते हैं। तो इतना से सवाल बन सकता है। अब एक बात हम समझते हैं, याद रखना है चीज को, अगर समझे तो वनस्पति तेल, और यही जो वनस्पति तेल है इसी से याद रखना है वनस्पति घी बनता है। वनस्पति तेल से क्या बनता है, वनस्पति घी। तो एक बात समझिए इस बात को, घी यहाँ से एनिमल से जो दूध प्राप्त होता है उससे हम घी बनाते हैं। लेकिन याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि वनस्पति तेल को किसे बदला जा सकता है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन सकता है। और वनस्पति घी को ही डालडा कहते हैं, इस बात को याद रखना है। वनस्पति घी। अब एक बात यहां से समझना बहुत इजी बात है जिस पर हम बात करेंगे हम लोग, और थोड़ा देर में टॉपिक एंड हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे ये बताइए कि ये सेचुरेटेड फैट है अनसेचुरेटेड फैट है। अगर आपसे पूछे कि कौन आसानी से पच सकता है, कौन आसानी से पच सकता है, तो समझिए हम यहाँ से अप्लाई करेंगे कहाँ से तो हम लोग यहाँ कलर चेंज करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट। यहाँ अप्लाई कीजिए बातों को। मैंने क्या कहा था
सेचुरेटेड किसे कहते हैं? सेचुरेटेड किसे कहते हैं? तो सेचुरेटेड उसे कहते हैं जो परिवर्तन का विरोध करे, जो परिवर्तन नहीं होना चाहते, जैसा है वैसा ही रहे। थेथर हम बार बार जो यूज करते हैं, गामी से कहा जाता है थेथर, जो जैसा है रिजिड, जैसा है वैसा ही रहे, उसे कहते हैं सेचुरेटेड, जो परिवर्तन नहीं चाहता है। अब पता है जब परिवर्तन नहीं चाहता है तो पता है उसका पाचन संभव है क्या? बहुत मुश्किल से इसका पाचन होगा। सेचुरेटेड जो फैट है उसका बहुत मुश्किल से पाचन होगा। इसीलिए याद रखना है कि नारियल के तेल में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, तार के तेल में कभी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया में नारियल के तेल से भी भोजन वगैरह बनता है बहुत ज़्यादा। और याद रखें एनिमल के तेल वगैरह, जैसे मान लीजिए मछली का तेल वगैरह आप यूज कर लेते हैं तो चीज़ें खराब, पेट वगैरह खराब कर देता है। क्यों नहीं पचेगा, क्यों समझिए। तो देखिए सेचुरेटेड फैट, तो सेचुरेटेड फैट क्या है? तो सेचुरेटेड फैट याद रखिए परिवर्तन का विरोध करेगी। परिवर्तन का जब विरोध करेगी, देखिए इस बात को, परिवर्तन का विरोध करेगी, समझिए इस बात को, परिवर्तन का विरोध करेगी, परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और जब परिवर्तन ये नहीं करना चाहिए तो मामला क्या होगा? तो जब परिवर्तन नहीं करना चाहिए तो पचना किसे कहते हैं? पचना का मतलब है जिस फेज में है उस फेज से वो परिवर्तित हो जाए, उसके बॉन्ड को तोड़ दे। बॉन्ड टूटेगा तब जब यहाँ बॉन्ड ज्यादा होगा। बॉन्ड एक ही है, बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता, सिंगल बॉन्ड बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है। अगर आप पढ़िएगा कभी तो आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड कमजोर बंधन होता है, तो इसको तो आप तोड़ ही नहीं सकते। जब टूटेगा नहीं चीज तो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो फिर पचेगा नहीं। तो ये याद रखिए, बताइए ये संतृप्त वसा है, बैड फैट है या फिर गुड फैट है? तो बैड फैट है, और बैड फैट होने के कारण इसे अनहेल्दी फैट भी कहते हैं। इसीलिए कभी भी संतृप्त वसा नहीं खाना चाहिए, मतलब किसी भी एनिमल का। जनरली याद रखिए क्या बोलते हैं, घी वगैरह भी, घी वगैरह किसी प्रकार का फैट नहीं खाना चाहिए। नारियल का तेल का भोजन नहीं करना चाहिए, तार के तेल का भोजन नहीं करना चाहिए। तो याद रखना है परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण इसका पचना असंभव हो जाता है। पचना यानी पचने में मुश्किल होता है। पचने में याद रखना क्या करता है? मुश्किल करता है। पाचन नॉर्मली लिखिएगा तो पचना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, मुश्किल, हार्ड हो जाता है। इसीलिए याद रखना इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बैड फैट। ठीक है। और संतृप्त वसा मैंने क्या कहा, इसके बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, इसके बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। तो आसानी से इसे याद रखें, बॉन्ड टूटेगा तो पचेगा, तो आसानी से इसे पचाया जा सकता है, इसलिए इसे कहते हैं गुड फैट। सवाल यहां से बनेगा। अब याद रखना हम ये चाहते हैं कि नॉर्मली वनस्पति तेल अच्छी चीज है, वनस्पति तेल खाना चाहिए, याद रखिए, और अच्छी चीज है। अब वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कैसे बदलें? क्योंकि हम जानते हैं कि तेल से ज्यादा फायदा कौन करता है? घी करता है। तो कैसे बदलेंगे? तो इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी हम लोग क्या समझेंगे, तो एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण हम अगले स्लाइड में देखते हैं। इतना बातें आपका कंप्लीट होगा पूरा। तो अगला पोर्शन हम देखते हैं हाइड्रोजनीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हाइड्रोजनीकरण। देखिए, और बीपीएस यहां से सवाल उठाएगी। देखिए, तो हाइड्रोजनीकरण क्या है? तो समझिए इस बात को, बहुत आसान चीज। मैंने क्या कहा, समझिए मैंने क्या कहा, एक आप लीजिए, सबसे पहले आप क्या पढ़े अभी? संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। तो एक तरफ हम लिखते हैं असंतृप्त वसा। देखिए, असंतृप्त वसा, अनसेचुरेटेड फैट। बताइए इसमें डबल बॉन्ड होगा या फिर सिंगल बॉन्ड होगा? तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जस्ट बताऊं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो चलिए, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ज्यादा प्रयोग किया जाता है डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है। अब समझिए, तो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं कि देखिए सी डबल बॉन्ड एच 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 एच। चीजें समझ में आ रही है? आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसान से क्या करना है, इसे क्या करना है, याद रखना, एक कैटलिस्ट रखना है। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, और दोनों बहुत तेज लड़ाई कर लिए, बहुत तेज फटाफटी वगैरह, जितना प्रोसेस हो सकता है मैंने सारा अपना लिया, और हम दोनों कसम खा ली कि आज के बाद बात नहीं करेंगे, और हम दोनों अलग हो गए। उतने मेरे पापा थे, और पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और पापा हैं, और पापा बोले कि मेरा नाम लेके बोले कि जाओ उसे कुछ मांग के ले आओ सामान, पेचकस वगैरह, कुछ पेचकस वगैरह ज्यादा यूज होता है घर में। तो एक घटना घटी है, तो पापा बोले कि जाओ उसे मांग के ले आओ। अब मुझे जाने का, उससे बिल्कुल बात करने का मन नहीं है, लेकिन पापा के डर से मैं जाऊंगा, और जाऊंगा, उसका भी अलग एक्सप्रेशन होगा, वो भी ऐसे बात भी ऐसे करेगा जैसे बात नहीं कर रहा है, मैं भी बात ऐसे करूंगा जैसे बात नहीं कर रहा हूँ। या फिर हम उसे दिखाना चाहते हैं कि देखो बात करने का मन मेरा है नहीं, ऐसा कोई इरादा है नहीं, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। तो देखिए, हम दोनों बात नहीं करना चाहते, हम दोनों क्रिया नहीं करना चाहते, लेकिन क्रिया कैसे हुआ? जबरदस्ती। कौन करवा दिए? पापा। तो पापा हो गए वह पदार्थ जो अभिक्रिया को करवा दे, वह पदार्थ जो क्रिया को करवा दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं।
तो पापा क्या होगा उत्प्रेरक, और हम दोनों हो गए अभिकारक, जो क्रिया को करे उसे अभिकारक कहते हैं। उसी प्रकार याद रखना ये चीजें जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे पहचानेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त वसा, जिसमें डबल बॉन्ड हो, देखिए डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब क्या करना है कि इसमें आप क्या कीजिए, जब देखा गया कि इसमें क्या कीजिए, आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। कौन जोड़ दीजिए, किसको जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जैसे ही जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद हाइड्रोजन इसमें नहीं जुड़ता है, क्योंकि हम अपने भाई से बात नहीं करना चाहते थे, मेरा भाई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता था, ये भी इससे नहीं जुड़ना चाहता है, ये भी उससे नहीं जुड़ना चाहता है, ये भी इससे नहीं जुड़ना चाहता, दोनों में लड़ाई है। इसके आगे पापा, इसके पापा कौन, तो पापा किसे कहते हैं, उत्प्रेरक को। अब उत्प्रेरक यहाँ आएगा, उत्प्रेरक यहाँ क्या हो सकता है, तो उत्प्रेरक यहाँ हो सकता है नित्या, पंडित, प्रसाद, ऐसे याद रखिएगा। यानी निकेल हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है, पैडमियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। निकेल हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है, पैडमियम हो सकता है, याद रखिए। यहाँ शर्त क्या है कि अगर निकेल को आप भेजिएगा, जैसे समझिए मतलब हम और मेरा भाई लड़ गया, अगर चाचा जी उसमें आ जाते तो चाचा से मैं कम डरता, थोड़ा फ्रेंडली हूँ तो कम डरता हूँ उनसे, तो अगर चाचा जी आ गए तो हम हो सकता है बात ना करें, तो चाचा को गरमाना पड़ेगा, मतलब गुस्साना पड़ेगा, गुस्साएंगे तो ही हम डर पाएंगे। तो निकेल वही है, निकेल क्या है, चाचा है, और प्लेटिनियम और पैडमियम क्या है, पापा है। ये आएंगे तो इसको दोनों को तुरंत रिएक्शन करना पड़ेगा, आराम से एक बार बोले कि जब पेचकस लेके आओ, सटाक से लेके आ जाए। लेकिन निकेल क्या है, चाचा है, चाचा जी आएंगे तो पहले गर्मी दिखाएंगे, तो इसीलिए निकेल में याद रखना है टेम्परेचर चाहिए 200 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक टेम्परेचर होगा, तभी ये दोनों रिएक्शन कर पाएगा निकेल की उपस्थिति में। लेकिन प्लेटिनियम और पैडमियम की उपस्थिति में तुरंत अभिक्रिया होगा। तो आपकी जो मर्जी वो रख सकते हैं, हालांकि अभिक्रिया तीनों करवाता है, तीनों उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक याद रखें, उत्प्रेरक कौन होता है, तो उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन उत्प्रेरक अभिक्रिया की स्पीड को घटा भी देता है। जैसे मान लीजिए हम दोनों भाई जिसमें फटाफटी करने लड़ रहे हैं, उसी समय पापा आ गए, तो पापा के तो अभिक्रिया को यार एक बार डांटेंगे हम दोनों साइड हो जाएंगे, अभिक्रिया की स्पीड को घटा भी सकता है। उत्प्रेरक क्या है, वह पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, अभिक्रिया की स्पीड को घटा भी सकता है, ये चीजें होता है। तो उत्प्रेरक समझ पा रहे हैं, अब समझिए। तो ये दोनों है हाइड्रोजन से। तो जैसे हम यहाँ निकेल रखेंगे तो शर्त क्या, अगर निकेल रखिएगा तो आपको टेम्परेचर रखना होगा कितना, तो टेम्परेचर रखना होगा 200 डिग्री सी से लेकर 300 डिग्री सी। आप चाहते हैं कि नहीं उतना टेम्परेचर नहीं लाए, संस्था में काम हो जाए, कुछ नहीं कीजिए, रख दीजिए प्लेटिनियम या पैडमियम। जैसे आप रखते हैं तो अभिक्रिया हो जाती कंप्लीट, और अभिक्रिया कंप्लीट होकर समझिए इस बात के यहाँ क्या मामला बनता है। तो आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजनीकरण में किस प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो ये उत्प्रेरक है, ये जो है पूरा उत्प्रेरक है, कैटेलिस्ट है। अब समझिए कैटेलिस्ट है, देखिए अब समझिए तो क्या है, उत्प्रेरक है। अब यहाँ अगर आपसे पूछा कि अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया में होगा क्या, तो ये जो आपको निकेल दिखाई दे रहा है, ए प्रयोग कीजिए, याद रखें तीनों को नहीं प्रयोग करना है, या तो ए प्रयोग करना है, नहीं तो ए प्रयोग करना है, नहीं तो ए प्रयोग करना है, कोई एक। जब आप ये प्रयोग करते हैं तो एक, जब प्लेटिनियम और पैडमियम को यूज कीजिएगा तो रूम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा, पापा आएंगे तो सिर्फ बोलने से काम हो जाएगा, चाचा आएंगे तो गरमाना पड़ेगा, मामला ही याद रखना है। पापा आए तुरंत सटाक से काम करेंगे, उतनी देर में याद रखना है इसका जो बॉन्ड है, कभी कभी नहीं होता है कि हम लोग डर के और वैसा काम करते जो नहीं करना चाहिए, डर के एकदम डर जाते हैं, तो उसी प्रकार से ऐसा पापा डांटेंगे कि इसका बॉन्ड जो है बॉन्ड टूट जाएगा, डर से इसका बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटेगा समझिए, तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, देखिए कार्बन। अच्छा एक बात बता दूं आपको, यहाँ मामला क्या है, अगर उस बात को समझिए तो मामला क्या है, प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कार्बन का देखिए, इस कार्बन का देख लीजिए, इस कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। मतलब कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो तभी वो याद रखना है कि मतलब क्लियर कंपाउंड बना पाता है। लेकिन बॉन्ड अगर डबल हो या ट्रिपल हो तो असंतृप्त है। जैसे ही याद रखना है चाचा पापा इस सब में से कोई अगर डांट दिए तो इसका जो ए बॉन्ड है इसमें से कोई बॉन्ड एक टूट जाएगा। डबल बॉन्ड में याद रखना है एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड। कौन बॉन्ड टूटेगा, जो कमजोर होगा। कमजोर कौन होता है, पाई। पाई कमजोर होता है तो नीचे वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और नीचे वाला टूटेगा तो क्या बनेगा, कार्बन। और याद रखना जैसे बॉन्ड टूटेगा तो देखिए, जैसे याद रखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन समझिए इस बात को, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और ई वाला बॉन्ड क्या है समझिए, इस वाला बॉन्ड तो गायब हो गया, वाला बॉन्ड तो गायब हो चुका है उधर, और गायब जैसे हुआ तो समझिए यहाँ कार्बन का कितना पूरा चाहिए, 4, लेकिन 4 पूरा क्या नहीं, 1 2 3 3 ही पूरा है, लेकिन कार्बन का 4 चाहिए। तो वही जो ये हाइड्रोजन का है, रुको रुको हम हेल्प करते हैं, तो जो बॉन्ड गया था टूट के, इसको में एक हाइड्रोजन देखिए याद रखना है, यहाँ हाइड्रोजन लटक जाएगा, और एक हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन यहाँ लटक जाएगा। फाइनल अगर ठीक से देखें तो ऐसा मामला हो गया, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए ठीक से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 पूरा गया। अब समझिए उधर देखिए ठीक से कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो याद रखना इधर क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त वसा। अब इसको नोट करना, इसको थोड़ा सा हटाता हूं कि इसका यूज है नहीं जनरली। अगर आपसे पूछे, देखिए क्या था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, असंतृप्त वसा था, वो क्या हो गया, संतृप्त वसा हो गया। अभी जस्ट बताएं कि संतृप्त वसा अच्छा या खराब। अच्छा, संतृप्त वसा सॉलिड या लिक्विड, तो संतृप्त वसा याद रखना, इसको अंग्रेजी में देखिए सेचुरेटेड, एस से सेचुरेटेड, एस से सॉलिड, तो कौन सी अवस्था में हो गया, तो ये हो गया ठोस अवस्था में। ये पूरा किस अवस्था में हो गया, ठोस अवस्था में। ठीक है, इधर देखिए एक किस अवस्था में, तो असंतृप्त है, अनसेचुरेटेड, अनसॉलिड, तो अनसॉलिड को क्या कहते हैं, तो अनसॉलिड कौन सा अवस्था, द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था वाला को क्या कहते हैं, तेल। ये प्राप्त कहां से किया गया, ये प्राप्त किया गया वनस्पति से, इसलिए वनस्पति तेल। ये वनस्पति तेल से ठोस प्राप्त हुआ है, ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, घी कहते हैं। ये बना किससे, वनस्पति से, तो इसमें वनस्पति लगा दीजिए, वनस्पति घी। अर्थात हमने क्या किया, वनस्पति तेल में, याद रखना वनस्पति तेल में, वनस्पति तेल में अगर समझिए तो हाइड्रोजन जोड़ के, किसको जोड़ के, हाइड्रोजन जोड़ के, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को जोड़ के, किसकी उपस्थिति में, या तो निकल की उपस्थिति में, नहीं तो प्लेटिनियम की उपस्थिति में, नहीं तो पैडमियम की उपस्थिति में, हाइड्रोजन को जोड़ के हमने वनस्पति घी बना लिया। मामला समझिए, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। देखिए हाइड्रोजन कुछ ना कुछ तो किया है, और जानते हैं वनस्पति घी बना, इसी को डालडा कहते हैं, इसी प्रोसेस से डालडा बनता है। यानी वनस्पति तेल, जो वनस्पति तेल प्राप्त हो उसी से क्या बना, वनस्पति घी। आप ठीक से अगर क्लास देख चुके हैं तो एक बार फिर से रिवर्स करके और शुरू से क्लास देखिए तो और बढ़िया समझ में आएगा, और आप अप्लाई कीजिए चीजों को कि अनसेचुरेटेड क्या है, सेचुरेटेड क्या है, मामला पूरा क्लियर है, ये चीजें ठीक है। अब अगर आपसे पूछे, याद रखना है, अगर आपसे पूछे वनस्पति तेल और वनस्पति घी, इसमें कौन है जो ज्यादा फायदेमंद है, फायदेमंद कौन है, कौन आसानी से पच जाएगा, घी आसानी से पचेगा, तेल आसानी से पचेगा, तो हम लोग देख लेते हैं चीजों को। देखिए इतना बात कंप्लीट है, दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं भी। अगर आपसे पूछे अच्छा एक बात और बता दूं कि अगर पूछे हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो हाइड्रोजनीकरण का बहुत परिभाषा है। जब असंतृप्त वसा हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, जब असंतृप्त वसा निकेल, प्लेटिनियम या पैडमियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके संतृप्त वसा में बदल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। या जब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके निकेल और प्लेटिनियम की उपस्थिति में सिंगल बॉन्ड वाले में बदल जाता है, तो उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। या वनस्पति तेल निकेल या प्लेटिनियम या निकेल, प्लेटिनियम या पैडमियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वनस्पति घी बना दे या वनस्पति ठोस बना दे, उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी कि सवाल इसी में से आएगा। अगर आपसे मान लीजिए टफ सवाल बना दे कि कौन ऐसा उत्प्रेरक है जिसमें हाइड्रोजनीकरण के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो अलग से टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो क्या है, निकेल 200 से 300 डिग्री से टेम्परेचर चाहिए, लेकिन प्लेटिनियम पीडी तो रूम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा। ये बातें हमारा हो गया फाइनल। मतलब अगर पूछे इसमें क्या है, तो असंतृप्त वसा किस फेज में होता है, द्रव अवस्था में, तो द्रव को भी ठोस में बदला जा सकता है। बात कंप्लीट है। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, अगर समझिएगा ठीक से, तो इस अभिक्रिया में हुआ क्या, हाइड्रोजन अलग था, हाइड्रोजन इसमें फिट हो गया, संकलित हो गया, फिट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, देखिए कुर्ता पहनते हैं फिर पैंट पहनते हैं, और पैंट दोनों को फिट करने के लिए, सेट करने के लिए क्या किया, बेल्ट लगा लेते हैं। तो बेल्ट क्या किया, दोनों को संकलित कर दिया, संकलित। जब ऋग्वेद को लिखा गया था, तो ऋग्वेद जब लिखे थे, याद रखना है, वेद व्यास, तो क्या किए थे कि अलग अलग, देखिए 1 से लेकर 10 मंडल तक था, उसमें से देखिए अलग अलग टाइम पे सभी मंडल लिखा गया, उसको एक जगह क्या किए, संकलित किए, तो इसलिए कहते हैं ऋग्वेद का संकलन। हाइड्रोजन अलग था, उसको इसमें कुछ फिट करवा दिए, फिट कर दिए, घुसवा दिए। घर में जो दीवार होता है उसमें कहीं कहीं मोकली होता है, गाँव में उसको मोकली कहते हैं, खिड़की, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अगला जो बगल वाला घर में झांक न ले, तो एक ईंटा का टुकड़ी उठा के उसको फिट कर देते हैं, फिट। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ फिट हो गया कि देखिए दो, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लटका हुआ था, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन को फिट कर दिए। तो चूंकि फिट कर दिए, इसीलिए इसे फिटिंग अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर पूछे हाइड्रोजनीकरण को क्या कहते हैं, तो संकलन। ए या बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रोजनीकरण, इसको देख के जाइएगा, क्योंकि देखिए बीपीएससी मैक्सिमम सवाल बिहार बोर्ड का जो किताब आता है, बिहार बोर्ड का प्रॉपर, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी सेम ही सिलेबस, तो बिहार बोर्ड का 9th 10th का सवाल जो आता है किताब से, वही सवाल है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिहार बोर्ड यहाँ से सवाल बार बार उठाती है, हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण को ही क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। संकलन
अभिक्रिया। हमारा हाइड्रोजनीकरण पूरा कंप्लीट होगा। अगर आपसे पूछे डलडा कैसे बनता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब एक बात समझना ठीक से, जैसे वसा हमारे शरीर में 2 प्रकार का होता है, अगर देखें डेंसिटी हाई भी और लो भी। देखिए और भी संतृप्त वसा के और प्रकार है, मुफा है, फूफा है, वो हमें नहीं पढ़ना, अभी वो काम आएगा नहीं कभी, मतलब प्रॉपर्ली जैसे हाई लेवल एनडीए वगैरह करते हैं तो वहाँ यूज आता है मुफा फूफा, तो हम लोग देखेंगे। जैसे अगर समझिए छोटा लाइन में अगर बता दूं तो मुफा क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड एक है तो उसे मुफा कहते हैं। और किसी में अगर ट्रिपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा है जैसे देखिए 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड वहाँ भी है, तो इसको कहते हैं पूफा। क्यों? क्योंकि देखिए इस अंग्रेजी में पूफा PUF है, इसका काम है नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो याद पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें पॉली मतलब जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ज्यादा हो, पॉली उसे पूफा कहते हैं। और जिसमें डबल बॉन्ड एक हो, मात्र एक हो, याद रखना है, उसे क्या कहते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये बातें हैं। ये ज्यादा तेजी से पचेगा, ज्यादा बढ़िया से पचेगा, ये कम बढ़िया से पचेगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसका काम ऐसे है नहीं, तो इसलिए मैंने बता दिया। कभी आपको अगर इंटरेस्टिंग लगे तो आप गूगल पर सर्च करके इसको देख सकते हैं, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा बहुत डिटेल में इसके बारे में। यहाँ हम लोग को क्या अप्लाई करना है, एक चीजें समझना है, छोटी सी बातें हैं, लास्ट बच्चा जो वसा के बारे में। हाइड्रोजन का हम लोग देख लिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, वसा में हाई डेंसिटी भी होता है, लो डेंसिटी भी होता है। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में अगर हम हाई डेंसिटी वाला वसा खाते हैं और लो डेंसिटी वाला खाते हैं तो कौन ज्यादा तेजी से पचेगा, कौन ज्यादा फायदा करेगा, तो समझते हैं ज्यादा फायदा कौन करेगा। देखिए तो हाई डेंसिटी, देखिए HDL, और यहीं से हम लोग निकालेंगे टॉपिक कोलेस्ट्रॉल का, और कोलेस्ट्रॉल अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कोलेस्ट्रॉल हार्ट में देखेंगे क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। तो देखिए HDL और एक होता है LDL। HDL किसे कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड। लिपिड मतलब ऐसा हम बता चुके पीछे, तो HDL को क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड। अच्छा, LDL को क्या कहते हैं, लो डेंसिटी लिपिड। आप फिजिक्स थोड़ा सा अप्लाई कीजिए, आपको खुद मामला समझ में ऐसा होने क्या वाला है। देखिए वैसा लिपिड जिसका डेंसिटी क्या हो, हाई हो, वो HDL कहलाता है। वैसा लिपिड जिसका डेंसिटी क्या हो, लो हो, उसे LDL कहते हैं। अब यहां से समझते हैं इस बात को, कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि ये क्या है, सीरा है या धमनी, धमनी है, समझिए इस बात को, जहां से रक्त चल रहा है, ब्लड चल रहा है। देखिए जिसका डेंसिटी ज्यादा हो, अगर आप जानते होंगे द्रव्यमान घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। इसको देखिए, जिसका याद रखना है द्रव्यमान ज्यादा होगा, सॉरी घनत्व ज्यादा होगा, उसका आयतन क्या होगा, कम होगा, ऐसा समझ में आ रहा है। उल्टा रिलेशन है, घनत्व और आयतन में कैसा रिलेशन, उल्टा रिलेशन है। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। और आयतन कम होगा, आयतन किसे कहते हैं, खुले आकाश में या कहीं भी कोई वस्तु 2D नहीं, बस 3D में, 3D कहते हैं खुले आकाश वगैरह को, जहां चीजें आपको दिखे उसे 3D कहते हैं, सिंपल सी बात है। पेन दिख रहा है 3D में है। और याद रखना, जैसे मैंने आयत बना दिया, ये जो लाइन है ये 2D में है, जो आपको जिसको आप खींच नहीं सकते, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जनरली छूना दूसरी बात है, पकड़ नहीं सकते, उसको 2D कहते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 3D में है। तो जितना जगह छेदता है उसे हम आयतन कहते हैं। कोई चीज खुले आकाश में, खुले स्पेस में जितना स्पेस ऑक्युपाई करती है, जितना जगह छेदती है, उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। अब यहाँ समझिए, जो डेंसिटी है, घनत्व, घनत्व ज्यादा तो आयतन कम। यहाँ देखिए घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो आयतन कम, और आयतन कम तो जगह कम छेकेगा, और जगह कम छेका कहता है, याद रखिए जगह कम छेकेगा तो बहुत आसानी से फॉलो कर पाएगा, आसानी से चलेगा, बहुत आसानी चलेगा, तो एनर्जी जल्दी दे देगा। समझिए, ये जमा मतलब जमेगा नहीं, क्योंकि देखिए समझिए, कौन लड़ाई हो रहा है बहुत तगड़ा, 20-25 आदमी एकदम खड़ा, मोटा मोटा एकदम पूरा स्वास्थ्य वाला, एक पतला आदमी तुल एकदम स्पीड में सटाक से निकल जाता है। क्यों? पतला आदमी है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम था, उसका आकार छोटा था, आयतन छोटा था। मोटका देखिए, मोटका कभी कोई मैट्रिक एग्जाम होता है बिहार में, तो लोग चीट करते हैं, चीट चलाते हैं, चीटिंग कराते, तो कभी पुलिस उसके पीछे भागती है, तो इतना मोटा रहता है कि मान लीजिए कोई कोली गली को कहते हैं, उसमें घुसा तो इधर वाला दीवार में फंस गया। अब इतना फंस जाता है, पुलिस उसको नहीं पकड़ती, फंस जाता है, पुलिस फिर निकाल नहीं पाती उसको, फंसा रह जाता है वो फिर मतलब समझिए उसका फिर भगवान से भेंटे। फिर तो यहाँ मामला क्या, देखिए ये मामला है, तो यहाँ देखिए हाई डेंसिटी जी हो, हाई डेंसिटी, उसका आयतन कम होगा, और आयतन कम होगा तो आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा तो आराम से गली में फंसेगा नहीं, मैट्रिक वाला याद रखे, गली में फंसेगा सटाक से निकल जाएगा। तो तेजी से, जितना तेजी से जाएगा उतना जल्दी एनर्जी देगा, और जल्दी से जाएगा, याद रखें, तो डाइजेशन भी उसका जल्दी होगा। इसलिए याद रखना है, जिसका डेंसिटी हाई हो जल्दी पचेगा, जिसका डेंसिटी लो हो वो याद रखना, लो, जिसका डेंसिटी लो तो उसका आयतन ज्यादा, और आयतन ज्यादा तो बड़का मोटका है, बताए नहीं,
गली में फंस जाएगा, और गली में फंस जाएगा तो जगह पे पहुंचेगा नहीं। और ऐसे चीज अगर धमनी में हो, हार्ट के आसपास हो जाए ऐसा चीज, तो उसे ही हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आपको पता होगा, हार्ट अटैक कब आता है? जब हमारे हार्ट में, याद रखना, जो वसा लगातार जम जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? लो डेंसिटी वाला एलडीएल खाने से। आप समझिए, एलडीएल कहाँ है? तो एलडीएल रिफाइन है, रिफाइन है, इसलिए रिफाइन वगैरह ज्यादा नहीं खाना चाहिए। याद रखिए इस बात को, ये बातें समझ में आ रहा है। एचडीएल क्या है? तो एचडीएल हमेशा खाना चाहिए प्रॉपरली। आपको हमसे सबसे ज्यादा यूज क्या करना चाहिए? तो सबसे ज्यादा आपको क्या यूज करना चाहिए? अच्छा बताइए, इसमें गुड फैट पूछे और बैड फैट पूछे तो क्या होगा? तो एक गुड हो जाएगा क्योंकि फायदा पहुंचा रहा है, और एलडीएल क्या हो जाएगा? बैड हो जाएगा। खुद समझिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा ये बात। इसमें एक लास्ट बात बता रहा हूँ कि जो एचडीएल है, एचडीएल कौन सा था? सरसों का तेल, जो सरसों का ओरिजिनल तेल है वो एचडीएल है, इसलिए आपको रिफाइन नहीं खाना चाहिए, सरसों का तेल खाना चाहिए, एचडीएल। ये बातें क्लियर है? मस्टर्ड ऑयल, ये बातें समझ में। अब एक बात मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ, अगर आपसे पूछे कि चीजें ठीक है पूरा लेकिन एक बात बताइए, जैसे आप समोसा वगैरह खाने जाते हैं तो समोसा जो बनाता है जनरली आदमी, वो तो उसका आयतन ऐसे बहुत ज्यादा होता है, पूरा बैठा रहता है, उसके सामने कढ़ाई, और उसमें जो तेल होता है, अगर तेल को आप याद रखिएगा, जैसे आप 25 तारीख को तेल देखे, अगले साल 26 जुलाई को देखेगा तो वही तेल रहेगा उसका। अब समझिए, तेल वही है, वो क्या कर रहा है कि एक ही तेल को बार बार गर्म कर रहा है, बार बार गर्म कर रहा है, उसी में समोसा छान रहा है। उसका जो तेल है, याद रखना, जो तेल है प्रॉपरली, सरसों का तेल ओरिजिनल क्यों नहीं है, लेकिन सरसों के तेल में जब लगातार ऑक्सीजन अभिक्रिया करते, ऑक्सीजन लगातार अभिक्रिया करती है, तो याद रखिए ऑक्सीकृत हो जाती है तेल, और वैसा तेल याद रखिए ऑक्सीजन अभिक्रिया की, ऑक्सीजन उसमें जुड़ी, लेकिन वो एलडीएल में बदल जाता है, और वैसा तेल खाने से हार्ट अटैक आ जाता है। क्योंकि याद रखना, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होने से याद रखना है कि वो जम जाता है कहीं कहीं, जैसे डेंसिटी, याद रखिए, ऐसा नहीं सोचिएगा ऑक्सीजन जुड़ने से उसका डेंसिटी बढ़ गया। ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती है तो उसके बॉन्ड वगैरह को तोड़ देगी, और बॉन्ड तोड़ने से याद रखिए एलडीएल बदल जाएगा। एलडीएल मतलब कुल मिला के बात है कि सरसों के तेल जो याद मतलब 3-4 दिन 5 दिन तक गर्म करके लगातार हम यूज करते हैं, वो एलडीएल होता है, और एलडीएल होने के कारण वो आपको अटैक ला सकता है, हार्ट अटैक ला सकता है, किसी कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए वह तेल नहीं खाना चाहिए। तो ये तमाम जो मैंने बातें बताई, यहाँ से आपके एग्जाम के सवाल बन जाएंगे। आपका एक समझ भी वसा के बारे में हो गया होगा, लेकिन वसा से जो रिलेटेड बात है, जो बीमारी वगैरह है, उसको जैसे जैसे हम शारीरिक अंग पढ़ेंगे वैसे वैसे हम रिलेट करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसका जवाब दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी ऊर्जा के साथ, इसी उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।